हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन की महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जाते जाते एक प्यारी सी कमेंट करनी है। मैं इसलिए अभी से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो एंड होने तक मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। इस वीडियो में मैंने 2017, 2018, 2019 और 2022 में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या था? 2017 में हमसे एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? 2017 में पूछा था बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका सही आंसर होगा बाबरनामा बाबर की ही आत्मलिखित कृति है, यानी कि बाबर ने खुद ही बाबरनामा को लिखा है। दूसरा प्रश्न था 2017 में कबूलियत किसे कहा जाता था? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही हम कबूलियत कहते थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा था कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के दो कारण कई बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखें। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के दो कारण पूछे थे। तो पहला कारण हमारा क्या है? कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है ना जी, कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, इसीलिए फ्रांसीसी असफल हुए भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? कई बार पूछा है। हुमायूं और शेरशाह के बीच दो युद्ध हुए थे जो इंपॉर्टेंट हैं। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है, और दूसरा जो था 1540 में हुआ था, कौन सा? कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, क्या पूछा था भाई? चलिए देखते हैं इसको, कि भैया परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। साइंस साइट अगर आपके पास थी, साइंस कभी पढ़ी होगी तो इसका उत्तर आपको पता होगा। तो इसका आंसर है यूरेनियम, थोरियम और रेडियम खनिज के विखंडन। यही हमारे जो है परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा था धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण हमसे पूछे थे, तो हमको लिखने थे भाई। जब पूछेगा तो लिखना तो है नहीं, कॉपी खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे। चलिए, धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण क्या है? लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना। अरे भैया लिख दो पूछे 4 लिख दो, कॉपी चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं मजाक से हटके, कि हमसे पूछा गया था भाई कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। 2017 में एक और प्रश्न पूछा था, स्थल मार्ग किसे कहते हैं? ठीक है, स्थल मार्ग किसे कहते हैं? सॉरी, जमीन पर बने रास्ते जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्थल मार्ग होते हैं। ठीक है, जो जमीन पर बने होते हैं। अगला प्रश्न था कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात यानी कि वर्षा और हिमपात का योग यानी कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। ठीक है, जहां पर बारिश वगैरह नहीं होती, तो उसे मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न था कि कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो इसमें लिखना है हमें अधात्विक। ठीक है, ये अधात्विक प्रकार के खनिज पदार्थ है। अगला प्रश्न हमसे पूछा था कि भैया सदाबहार वन किसे कहते हैं? अब ये मत लिखना कि सर जी जो वन हमेशा बाहर भरे रहते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न एक और, कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप कई सालों से ये प्रश्न पढ़ते आ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लीजिए भैया, कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको ये नहीं लिखना कि भारत के प्रथम नागरिक मैं खुद हूं, नहीं भाई, भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है, आप नहीं हो। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं मजाक से हटके, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो भैया संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है और विधायिका के विश्वास रहने तक ही पद पर आसीन रहती है।
अगला प्रश्न एक और हमसे पूछा था 2017 में। भाई कितने प्रश्न पूछोगे यार। अगला प्रश्न हमसे पूछा था कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। चलिए जवाब दीजिए इसका। तो इसमें भाई हम लिखेंगे उत्तर, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न हमसे पूछा था, अब नहीं पूछा था क्योंकि अब 2017 के प्रश्न इतने ही थे। अब हमारे चालू होंगे 2018 के प्रश्न। ठीक है, तो भैया 2018 के प्रश्न में एक प्रश्न हमारा था, छूटना नहीं चाहिए, किस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। ये प्रश्न हमसे पूछा था। तो हम लिखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक थी, 2012 से 2017 तक। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका भाई, समावेशी विकास था। अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक मार दो यार। हाँ, एक प्रश्न हमसे छूट गया था भाई, इसके लिए माफी चाहते हैं। 2017 का ही प्रश्न था, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। ये प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। मेरे प्यारे देशवासियों, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। मेरे तुम्हारे बीच नहीं हुआ था, वरना बोलो सर आपके हमारे बीच हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अब हुए 2017 के कंप्लीट, बहुत ज़्यादा थे भाई, इतने प्रश्न आ गए कि बता ही नहीं सकते। अब चालू होते हैं हमारे 2018 के। अब 2018 में एक प्रश्न तो हमने करवा दिया। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, जहां पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, बताइए। उत्तर इसका हम लिखेंगे, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, अर्थात सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला क्षेत्र क्या है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप। अंडरस्टैंड। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा था 2018 में कि शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं, बताइए भैया क्या समझते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, पावरफुल होता है, वही शक्ति संसाधन है ना। चलिए मजाक से हटके इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन है। जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है मनुष्य को, ठीक है, उन्हें ही शक्ति के संसाधन कहते हैं। एक प्रश्न फिर से आ गया जो 2017 में भी पूछा गया था, मैंने बताया था कि भैया राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है, उसी से रिलेटेड है। 2018 में पूछा था ये। और क्या पूछा था, पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है। 2017 में पूछा था कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, और 2018 में हमसे उसी से रिलेटेड पूछ लिया कि कितने सदस्यों को जो है किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है, सॉरी किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य मनोनीत करता है, और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ठीक, कौन कौन से एरियाज होते हैं, तो होता है साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सहकारिता से तथा शिक्षा आदि के क्षेत्रों से मनोनीत करता है। अब 2018 के आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अरे लीजिए भाई साहब, क्या पूछ लिया यार, पसीना छुड़ा दिया इस प्रश्न ने तो। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही तो थे। और वर्तमान में कौन है भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी भी वर्तमान में, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है। 2018 में एक बार और हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है। चलिए भाई क्या है लिखते हैं। इसमें जो है ना, मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं माना गया भाई साहब, वह तब तक अपने पदों पर कार्य करते रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये लिख दीजिए, हो गया आंसर।
राजस्व का अर्थ बताइए, 2018 में हमसे पूछा था। मेरा तो गला सूख गया भाई। चलिए, सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन जो है वो राजस्व कहलाता है। बस इतना लिख देना और कुछ नहीं। एक और प्रश्न हमसे पूछा था, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर। हमारे पास तो दोनों कार्ड नहीं है। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बेरोजगार इंसान कौन है, तो आप लिख देना शिवांश सर जो है वो विश्व के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। अरे मजाक से हट के यार लिख मत देना। चलिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है हम स्पष्ट कर देते हैं। डेबिट कार्ड जो है बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। ठीक, बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। किसे? कस्टमर को। इसके द्वारा ग्राहक जो होता है क्या करता है, सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, पेमेंट कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा दिया जाता है, उन ग्राहकों को बैंक द्वारा दिया जाता है जिनकी साख, रेपुटेशन बैंक की दृष्टि में बहुत अच्छी होती है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। चलिए, 2018 में एक और प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है। अलादीन का चिराग घिसते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ गया है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ? बताइए, किस काल में हुआ? मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में तथा अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। अलादीन का चिराग फिर से घिसते हैं और हमारे पास एक और प्रश्न आ गया 2018 का। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए भाई साहब। चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर किसने लगाए थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, एक और प्रश्न। अब हर बार चिराग मैं नहीं घिसूंगा, अलादीन का चिराग आप लोग खुद घिस लीजिए, प्रश्न हम बता दे देंगे। ठीक है, तो राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? किस गवर्नर जनरल ने राज्य अपहरण नीति को लागू किया था? तो हमारा आंसर होगा वो गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 में था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, घिसिए ना चिराग, आप लोग घिसिए, प्रश्न हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताना है। तो भाई इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। वैसे तो सीरियल से अगर पूछे तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये लोग आए थे सीरियल से। ठीक है, क्रम से आए सीरीज से। इसको याद कैसे रखना है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चारों सही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि क्रम में बताइए तो आप क्रम में ही तो बताएंगे। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांस, डच ऐसे थोड़ी ना करेंगे। आप लिखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तो आपको लिख देना है पीडीएफ, पीडीएफ। इसको आपको पढ़ना है पीडीएफ। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ए से अंग्रेज, एफ से फ्रांसीसी, तो हो गया हमारा पीडीएफ। याद कर लीजिए, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। एक और घिसता घिसाता प्रश्न आ गया हमारे पास कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। बताइए ना, हम ही बताते रहेंगे क्या? आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है भाखरा नागल नदी घाटी परियोजना है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 2018 में एक और प्रश्न हमसे पूछा था, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ पूछ लिए थे। इनडायरेक्टली मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या लाभ हो रहा है, महसूस कर सकते हैं उसको, देख नहीं सकते। तो वायु प्रदूषण को कम करते हैं कौन? वन। जो वन होता है जहां बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं उस क्षेत्र को हम वन कहते हैं। और वन से क्या होता है? वायु प्रदूषण कम होता है, अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं। भूमि का जो कटान है वो कम हो जाता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को ना अपने जकड़ में रखती हैं, तो इसलिए भूमि का कटान नहीं होता। और मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं। ठीक है, अगला एक और प्रश्न हमसे पूछा था कि भैया खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये भाई 2019 में ही पूछा था डीएलएड के एग्जाम में। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच। लिख दीजिए, आपके और मेरे बीच में नहीं हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता। ठीक है ना बेटे, खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया फिर से। ओ भाई कितने पूछोगे यार, बहुत ज्यादा प्रश्न है। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के 2 कारण हमसे पूछे थे, तो हमको लिखना क्या है? अंग्रेज फ्रांसीसी शत्रुता
उत्तराधिकार का संघर्ष, बस यही तो कारण थे। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? अगला प्रश्न हमारा यह है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। अगला एक और प्रश्न हमसे पूछा गया था कि भैया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत के हैं। और विश्व में कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम हमसे पूछे हैं। तो आप रेल लिख सकते हैं, सड़क लिख सकते हैं। भाई स्थल मार्ग के यही साधन है, इन्हीं पर हम चलते हैं, रेल से चलते हैं, सड़क से चलते हैं। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो भैया सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है वही हमारी सौर ऊर्जा है। अब सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि 2019-2022 में दोनों में पूछा गया था, अच्छे से याद कर लीजिए, भूल मत जाना वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चलिए, मजबूती के आधार पर लौह धातु कितने प्रकार के होते हैं? भाई ये आप पूछा गया था 2019-22 में। हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए। लौह धातु के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। यही हमारे लौह धातु के 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है अफ्रीकी महाद्वीप में। अगला एक और प्रश्न 2019 में पूछा था कि व्यापार के द्वारा वस्तु को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में निर्यात कहते हैं। मतलब हम अपनी किसी भी चीज़ को दूसरे देश में बेचते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं। अगला एक और प्रश्न, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? राज्य, केंद्र? अरे नहीं भैया, दोनों सरकारें बना सकती हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारें जो हैं बना सकती हैं कानून। ठीक है। अगला एक और प्रश्न हमसे पूछा था, प्रश्न ये था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। तो हम लिख देंगे 6 वर्ष। अब पूछा इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके 1/3 सदस्य जो है वो 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा था कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? भैया इसको अच्छे से याद करना, ये कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, जमीन फाड़ कर आ सकता है, आसमान से आ सकता है। इसको याद कर लीजिए, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से बनती है मिलकर, लोकसभा से, राज्यसभा से, इन तीनों से मिलकर हमारी भारतीय संसद बनती है। किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर हमारी भारतीय संसद बनती है। 2019 का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या था कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? लिखिए भाई साहब इसका आंसर। तो 8 दिसंबर 1951 से 1956 को हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 2022 के सभी प्रश्नों की तरफ जो हमें एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा 2022 में पूछा गया था कि बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने किस नाम से लिखी थी? बाबरनामा। शायद मैं पढ़ा चुका हूं अभी। दूसरा हमसे पूछा था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भैया हम लिखेंगे सासाराम और बिहार में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा फिर से पूछा गया था हमसे, क्या पूछा था कि अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए। कौन कौन से किले अकबर ने बनवाए थे, उन 2 के नाम लिखने हैं। तो पहला लिखना है हमें अजमेर का किला और दूसरा हमें लिखना है फतेहपुर सिकरी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बताइए, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो इसका उत्तर है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा एक और है कि शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद। तीनों में से कोई 2 नाम लिखने हैं, लिख दीजिए। द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था? ये सभी प्रश्न जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, ये प्रश्न सभी के सभी 2022 के डीएलएड एग्जाम में पूछे गए थे। तो इनको अच्छे से याद कर लेने, हो सकता है इनमें से 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से आ जाएं। तो द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? हमने क्या बताया? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एंड कर दिया इसका। टीपू सुल्तान को क्यों पराजित हुआ? बताइए, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ?
क्योंकि टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था, यानी कि फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण टीपू सुल्तान पराजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा एक और है, लॉर्ड मेकाले कौन था भैया? लॉर्ड मेकाले कई बार पढ़ चुके हम। लॉर्ड मेकाले कौन था? अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता था। भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? बताइए, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए भैया कि भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया। अब आप ये मत कहना कि मेरे सामने तो रेल निर्माण हुआ ही नहीं, तो हम कैसे बताएं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं। 1853 भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया भैया? 1853 में करवाया गया था। किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? अगला प्रश्न हमारा यही है कि भैया किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो वो हमारा कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला एक और प्रश्न 2022 में पूछा गया था कि संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। संसद के स्थायी सदन का नाम हमसे पूछ लिया जाए तो हमें लिखना है राज्यसभा। राज्यसभा हमारे संसद का स्थायी सदन का नाम है। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ है बताइए, हर किसी को पता होना चाहिए। आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ टीवी में आप सुनते होंगे। कहाँ है हमारा उच्च न्यायालय? प्रयागराज, इलाहाबाद में ही तो है। निर्यात से आप क्या समझते हैं? पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था कि दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को जब हम निर्यात कहते हैं, ठीक, बाहर भेजते हैं तो उसे ही हम निर्यात कहते हैं। दूसरे देशों को जब हम भेजते हैं तो वो निर्यात होता है। आयात का मतलब होता है आना, निर्यात का मतलब होता है जाना। आयात हमारे पास आता है बाहर से सामान, और निर्यात में हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम हमसे पूछ लिया गया था एक बार। अंतिम प्रश्न हमारा यही है 2022 का कि सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। कौन सा है? हवाई जहाज। हवाई जहाज से तेज कोई चलता ही नहीं, हमें तो यही पता है भाई। तो ये सभी प्रश्न हमारे अति लघु थे सामाजिक विज्ञान डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, जो कि 2017, 18, 19 और 2022 में प्रश्न पत्र में आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, तो वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पर ले लिए हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर सामाजिक अध्ययन की जो है क्लास करवा दीजिए, मैराथन क्लास। तो इन प्रश्नों को, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं लिख कर देता हूँ, आपके नंबर अच्छे आएंगे। मोदी जी कहते हैं दिन अच्छे आएंगे, हम कहते हैं आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, समझ लिया है, तो आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। नया चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको दिल से सपोर्ट करें। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @शिवांश सर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है @शिवांश सर। यूट्यूब पर भी हमारा @शिवांश सर। टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर हम @शिवांश सर नाम से मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। 24/7 हमारी सर्विस उपलब्ध रहती है, 24 घंटे। आप कभी भी मैसेज करिए, बात करिए, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो आपको करना क्या है? तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हाँ, पेपर अच्छे से देना है। क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, आपका खुद का फ्यूचर बनेगा। क्योंकि जब तक हम कुछ कर नहीं लेते, लोग हमें ताना मारते रहते हैं, और जिस दिन हम कुछ बन जाते हैं तो लोग हमसे हाथ मिलाते हैं। देखिए, आजकल ना हर कोई अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, या मनपसंद शादी करना चाहता है, प्रेम विवाह करना चाहता है। लेकिन आपके कुछ करीबी लोग जो आपके खास होंगे वही आपके रिश्ते के खिलाफ होंगे। लेकिन जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे ना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस दिन आप अपनी मनपसंद शादी भी कीजिए, मनपसंद गाड़ी से घूमिए, कुछ भी करिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। एक बात हमेशा याद रखना कि शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप
अच्छे अच्छों को झुका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप एजुकेटेड होंगे तभी लोग आपके सामने अपना सर झुकाएंगे और आपको सलाम करेंगे। आपका दोस्त, यार, रिश्तेदार, परिवार, सभी लोग आपको ताना मारते रहेंगे। कब तक? जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। अरे भाई, अब अलादीन का चिराग घिसना बंद करो। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।